आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। प्राइम डिबेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल मैं इस बात को लेकर चर्चा कर रहा हूं कि आखिर पोस्ट लोकसभा चुनाव क्या कुछ सियासी गहमा गहमी देश और प्रदेश को दे रहा है। दरअसल चाहे बात की जाए एनडीए की या फिर इंडिया गठबंधन की, लोकसभा चुनाव के बाद नफ़ा नुकसान का आकलन करने के बाद अब नए सिरे से खुद को संभालने की कवायद में सारे सियासी दल जुट गए हैं। अब देखिए ना, उत्तर प्रदेश में 12 जुलाई को रिक्त सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। 25 जून को चुनाव आयोग इस बात का नोटिफिकेशन भी जारी करने जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच एक तरफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को साथ लेकर आगे की मुहिम को धार देने में जुटी है। बीजेपी के टास्क फोर्स की पड़ताल में भीतरघात की बात निकलकर सामने भी आ गई है, तो वहीं अपने शानदार प्रदर्शन के रिदम को बनाए रखने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब 2027 का रोड मैप बनाकर आगे तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन उपचुनाव को लेकर के भी रस्साकसी का दौर है। दोस्तों, अब समझिए, सूबे में जनता के बीच भरोसा बनाए रखने के लिए ही कांग्रेस जहां एक तरफ आभार सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है, तो वहीं अपने हिट पीडीए के फार्मूले को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी अब हर मंडल, जिला और यहां तक कि पंचायत स्तर पर पीडीए सम्मेलन शुरू करने जा रही है। दोस्तों, दरअसल ये पीडीए का ऐसा फार्मूला रहा कि सूबे के दलित वोट बैंक तक में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सेंध लगाकर बहुजन समाज पार्टी के हिस्से की करीब 10% वोट अपने खाते में डलवाने में कामयाब हासिल कर ली। दोस्तों, अब चूंकि सांसदी के चुनाव के बाद होने वाले विधायकी के उपचुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के सामने करीब करीब आधे सीटों को कायम रखने या फिर उसमें इजाफा करने की एक बड़ी चुनौती है। लेकिन निगाहें तो इस बात पर टिकी है कि क्या बीजेपी अपने कोटे के रिक्त हुए सीटों या फिर समाजवादी पार्टी अपने कोटे के रिक्त हुए विधानसभा सीटों पर अपने सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग को तैयार होंगे। क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस से हरियाणा और महाराष्ट्र में इसी साल होने वाले चुनाव में सीट शेयरिंग का प्रस्ताव रख सकती है? क्या कांग्रेस सीट शेयर नहीं करती है तो आगे राहुल अखिलेश की जोड़ी एक मंच पर देखने को मिलेगा या नहीं? ये तमाम सवाल हैं जो सियासी गलियारे में तैर रहे हैं। आइए आज इसी मुद्दे पर हम एक बेहतरीन पैनल के साथ चर्चा करेंगे। चूँकि शुरुआती दौर से ही दोनों धड़ों की ओर से, एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन को लेकर के एनडीए का यह दावा रहा कि जैसे ही चुनाव परिणाम आएगा लोकसभा चुनाव का, इंडिया गठबंधन में फूट पड़ना शुरू हो जाएगा। वहीं आज राहुल गांधी ने जिस तरह से बयान दिया है, उसने साफ तौर पर यह कहा है कि एनडीए सरकार स्थिर नहीं, कभी भी गिर सकती है। एनडीए के पास संख्या बल इतनी छोटी सी है कि छोटी सी गड़बड़ी से भी सरकार गिर सकती है। मोदी खेमे में बहुत असंतोष है, कई लोग हमारे संपर्क में हैं, बहुत नाजुक है एनडीए सरकार, गलती से बनी बहुमत की अल्पमत सरकार है। यानी कुल मिलाकर दोनों धड़ों की ओर से, एनडीए की ओर से ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में जितने दल शामिल हैं वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए एक साथ आए हैं और इनमें निश्चित तौर पर फूट पड़ना तय है। वही इंडिया गठबंधन ये कहती है कि एनडीए में भी सियासी दल साथ नहीं रहेंगे। लेकिन सूबे के, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये देखना दिलचस्प होता है कि क्या उपचुनाव में जो 12 जुलाई को होना है, 10 सीटें हैं। एक सीट है स्वामी प्रसाद मौर्य की, विधान परिषद, चूँकि समाजवादी पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो उसके बाद ये भी सीट रिक्त हो गई है। तो 11 सीटों पर उपचुनाव होना लगभग तय है, जिसमें से अगर बात कर ली जाए तो 9 विधायक सांसद बन चुके हैं। एक इरफान सोलंकी की सीट है जो समाजवादी पार्टी के ही विधायक रहे हैं, ये सीसामऊ से। ये भी चूँकि उनको 7 साल की सज़ा हो गई है एमपी एमएलए कोर्ट से, लिहाजा उनकी सदस्यता भी चली गई मान ली जाएगी और इन सीटों पर उपचुनाव होगा। अब देख लीजिए, जो सीटें रिक्त हो रही हैं, करहल से अखिलेश यादव, मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी के अंबेडकर नगर के कटेरी से लालजी वर्मा, मुरादाबाद कुंदरकी से जियाउर रहमान बर्क, ये सब नाम हैं जो समाजवादी पार्टी से सांसद बन चुके हैं। बीजेपी के कोटे से फूलपुर है प्रवीण पटेल,
हाथरस का खैर विधानसभा अनूप वाल्मीकि, गाजियाबाद अतुलगढ़ भारतीय जनता पार्टी, मिर्जापुर मझवा डॉक्टर विनोद कुमार सिंह बीजेपी, और मीरापुर यहाँ से चंदन चौहान, ये सब सांसद बन चुके हैं जो आरएलडी के कोटे से हैं। यानी कुल मिलाकर के आधे आधे सीटों का एक संघर्ष है। चलिए हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़ गए हैं, हम चर्चा पर चलेंगे। सबसे पहले हम स्वागत कर ले चंद्रमोहन चौबे जी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंचल यादव हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। और विनय तिवारी जी, निश्चित तौर पर आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, जिनके जरिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते रहे हैं। विनय जी, मुझे वो बात याद आ गई जो आज हकीकत में सामने देखने को मिल रहा है, जब आपने ये कहा था कि आने वाले दिनों में बेशक समाजवादी पार्टी 37 सीटें और कांग्रेस 6 सीटें यानी 43 सीटें जीत करके परचम तो लहरा ली हैं, लेकिन ये चुनौतियां लेकर आने वाली हैं। वो चुनौतियां सामने दिखने लगी हैं, क्योंकि उपचुनाव को लेकर के अभी तक जो समाजवादी पार्टी खेमे से बात सामने आ रही है, उसमें साफ तौर पर यह है कि महाराष्ट्र और हरियाणा जो इस साल चुनाव होना है, वहाँ समाजवादी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस उनके साथ सीट शेयर करें, तभी इन जो 11 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें कांग्रेस को कुछ हिस्सेदारी समाजवादी पार्टी दे सकती है। संजय जी, हम लोग उस दिन जो चर्चा कर रहे थे, जो आशंका थी वो शायद अब सच साबित होती नजर आ रही है। देखिए, इसके 2-3 कारण हैं। लोकसभा में जो गठबंधन बना उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था, जिससे क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ आए, तो उसका एक मकसद था कि मोदी हटाओ, मोदी सरकार हटाने का मकसद एक बहुत बड़ा मकसद था, जिसके तहत सारी पार्टियां एकजुट हुई। यहाँ पे मकसद विधानसभा में जो अखिलेश यादव का होगा या समाजवादी का होगा, वो ये मकसद नहीं है। यहाँ ये उनका क्षेत्र है, ये उनकी उत्तर प्रदेश जो है राजनीति का गढ़ है। वो उत्तर प्रदेश की, विशेषकर उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं और यहाँ पे वो पावर में आना चाहते हैं जी, और फुल फ्लैश पावर में आना चाहते हैं। इसलिए जो विधानसभा का जो चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव में तो वो जाहिर सी बात है, वो मोदी हटाने के नारे पे सारी पार्टियां एकजुट हो गई। बट विधानसभा वाइज अगर हम आकलन करें तो यहाँ पे अखिलेश यादव निश्चित तौर पे अपनी ज़मीन मजबूत करना चाहेंगे। वो फुल फ्लैश, फुल मेजॉरिटी के साथ विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। उस रणनीति के तहत ही वो चुनाव लड़ेंगे। अब उसमें वो कितनी सीट शेयरिंग दे सकते हैं कांग्रेस को, कांग्रेस कितनी सीट पे मानेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पे कांग्रेस की भी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो इस लोकसभा चुनाव के बाद ऊपर हैं। और नो डाउट समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जब दो अच्छी पार्टियां जो अच्छा प्रदर्शन करती हैं, उसके बाद जब नेक्स्ट लेवल पे वो जाती हैं चुनाव में, तो जाहिर सी बात है दोनों की महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा होती हैं और उनके टकराव में क्या चीज़ आने वाली है इसका तो पता जो है भविष्य में है ही है। फिलहाल गठबंधन के लिए तो थोड़ा चिंताजनक है ही है कि उसको कैसे बरकरार रखा जा सकता है। देखिए विनय जी, एक सवाल और ले लें, फिर हम चलेंगे चंचल के पास। एक सवाल आपसे और विश्लेषण हम चाहेंगे, क्योंकि अब राहुल गांधी भी रायबरेली से सक्रिय रहेंगे, ये तय हो गया है। यानी अखिलेश यादव की भी कर्मभूमि अब उत्तर प्रदेश होने वाली है और राहुल गांधी की भी अब कर्मभूमि उत्तर प्रदेश ही रहने वाली है। 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। अभी मैं डाटा देख रहा था, 6 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई और 11 सीटों पर वो दूसरे नंबर की पार्टी रही। और इससे भी बड़ी बात यह है विनय जी कि वहाँ जहाँ पर वो दूसरे नंबर की पार्टी रही, 40% वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है। तो हौसला तो बुलंद होगा ही ना राहुल गांधी का। अब इसमें तो ये देखना होगा कि अखिलेश और राहुल दोनों कितने बड़े दिल से साथ साथ आगे निभा पाते हैं। निश्चित तौर पे देखिए, एक चीज़ तो फैक्ट है, अगर समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन ना होता उत्तर प्रदेश में, इंडिया गठबंधन मिल के चुनाव ना लड़ता, तो इन परिणामों में ऐसे ही ये परिणाम आते। ये इस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ऐसा लगता नहीं कि इतनी सफलता मिलती। न्याय यात्रा कांग्रेस की ने निकाली, तो वो जो कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, वो चाहे कर्नाटक हो, हिमाचल प्रदेश हो, क्या वहाँ पे इफेक्ट पड़ा?
कांग्रेस वहाँ पे बुरी तरीके से हारी है। जी। तो ये नहीं कह सकते हैं कि केवल न्याय यात्रा से ही उनको उत्तर प्रदेश में बहुत सारा सफलता मिली, और यही चीज़ कमोबेश अखिलेश यादव के ऊपर भी आती है। अखिलेश यादव ने जो एक सीट जो कांग्रेस जो जीतती थी, उस कांग्रेस को 17 सीट देके एक अच्छी खासी संख्या दी थी। बिल्कुल। तो वो ये चाहते थे कि कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन होना जरूरी है, और उस नाते उन्होंने लोकसभा में 17 सीटें कांग्रेस को ऑफर की दी। अब उन्हीं 17 सीटों पे अगर 6 सीटें अगर वो जीत जाती है कांग्रेस, तो उसका स्ट्राइक रेट जिस तरीके से है, अब वो एक सीट वाली कांग्रेस नहीं है उत्तर प्रदेश में, जो रायबरेली सीट के वो जीत के जो है रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस का होता था, तो यहाँ पे अब उसके हौसले बढ़े हुए हैं। और बेशक वायनाड से राहुल गांधी किनारा कर रहे हैं, तो वो उन्होंने तय कर लिया है कि अब उनको सेंटर की पॉलिटिक्स करनी है, उनको स्टेट की पॉलिटिक्स तो खैर नहीं करनी है, लेकिन वो सेंटर की पॉलिटिक्स वो यूपी से करेंगे, तो यहाँ पे वो अपना जनाधार भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नंबर ऑफ सीट चाहे वो लोकसभा की हो या विधानसभा की हो, वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब उसको लेके क्या समझौता होता है, क्या प्रारूप होता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है चंचल भाई, दो बड़ी मुहिम की मैं बात करूंगा। एक तो आपका जो पीडीए सम्मेलन, जो पीडीए फार्मूला लगातार सफल हुआ, और सफल ही नहीं हुआ, महान सफलतम कहा जाएगा उसको, जिसके बदौलत आप 37 सीटों पर अचानक मैंने इतनी बड़ी बढ़त बनाए और भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोकने का काम किया। राहुल गांधी का आभार सम्मेलन, ये 80 के 80 लोकसभा सीटों में आयोजित होना है, तो क्या आप लोग दोनों मिल करके ये पीडीए और आभार सम्मेलन मिल करके होना है, या अलग अलग जनाधार की लड़ाई जो विनय जी कह रहे थे उसके तहत ये कुछ फार्मूला तय हो रहा है? देखिए, जहाँ तक बात है पीडीए के सम्मेलन की बात है, आप याद होगा हम लोग कई सारी डिबेट आपने किया था, इसके पहले भी मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ। हम लोग कई बार डिबेट में पीडीए की डिबेट में बैठते थे, तो हमारे बहुत सारे बीजेपी के साथी से लेकर के सब लोग बोला करते थे, अक्सर करके बात हुआ करती थी पीडीए क्या है, पीडीए क्या है। और पीडीए जो धरातल पे आया, मैं बताऊँ तो पीडीए की ताकत का आप आकलन लगाइए कि बीजेपी को चारों खाने चित होना पड़ा, और अगर इन्होंने 7-8 सीटों पे जो बहुत सारी आपको पता ही है किस तरीके से चीटिंग हुई है, अगर वहाँ तक मामला अगर पहुँच जाता तो आज बीजेपी क्या हालत होती, शायद सरकार भी ना होती बीजेपी की। अगर 10 सीटें और कम हो जाती इनकी, तो शायद मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा तो डेंट आप लोगों ने मायावती को लगाया भाई। जी। दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि जो पीडीए सम्मेलन हमारा, मतलब समझिए बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता जो है अपने स्तर पर जिस लेवल पे काम किया है, और उसके मन में मैसेज था, इस सरकार ने जो 10 साल का इसका जुमला था, झांसेबाजी थी, आपको याद होगा प्रधानमंत्री केवल लंबी लंबी छोड़ते थे, उन सब बातों से लेकर जनता बहुत त्रस्त थी, परेशान थी, घबराई हुई थी। आपको सोचिए, मैं तो एक बात याद करता हूं कि जब हम लोग गांव में प्रचार कर रहे थे, आपका कोरोना वैक्सीनेशन वाला, गांव की औरतों के मन में चर्चा थी कि प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन का जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड खा लिया, उन्होंने चंदा खा लिया, और ये चर्चा मतलब आम थी संजय जी। और इन सब बातों को लेकर के हम लोग जनता, जो सपा जो है, जनता के प्रमुख मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में गए, जो हमारे प्रमुख मुद्दे थे, समस्याएं थी जनता की, कि भाई शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, जो है लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार, मतलब बस से बदतर हालात में थे। इन सब मुद्दों पे हम चर्चा करते रहे, जनता के बीच जाते रहे। बीजेपी के लोग कभी मुजरा की बात करते थे, कभी मुसलमान की बात करते थे, कभी जो है शमशान, रमजान, अजान की बात करते थे। वो अपने ट्रेंड, जो उनका हमेशा से एजेंडा रहा है, भाई भाई को लड़ाओ, जाति को जाति में लड़ाओ, धर्म को धर्म में लड़ाओ, केवल बांटो और राज करो, उसमें वो सफल नहीं हुए। और खासकर उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता ने इस बात का संदेश दे दिया, चाहे अयोध्या हो, चाहे वो चित्रकूट बांदा वाली सीट हो, इन सब जो प्रभु श्री रामचंद्र जी से जुड़े हुए जो सीटें हमारी हैं यूपी के अंदर, उन सब सीटों को लेकर के, और इवन की इतने नहीं, मैंने जो सवाल की है, हम उस पे बारीकी से आप उससे नहीं उस पे आ रहा हूं। और आदरणीय नृपेंद्र मिश्रा जी जो आपके ट्रस्टी हैं, उनके लड़के भी साकेत मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे थे, इवन कि उनको भी हार का सामना करना पड़ा। ये सब डिस्कशन हो गया, जो मैं सवाल किया उसका जवाब दीजिए। हाँ, जवाब ये है कि हम लोग इंडिया गठबंधन एकदम पूरी तरीके से एकदम जुड़ा हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप बीजेपी, मीडिया का जो काम है वो कयास लगाना हो, कयास लगाते रहिए आप लोग। हम ये मान करके चले ना कि आभार सम्मेलन जिसमें राहुल और प्रियंका होंगे, उसमें अखिलेश जी भी नजर आएंगे,
और आपका जो पीडीए सम्मेलन होगा उसमें भी नहीं, देखिए राहुल गांधी और प्रियंका नजर आएंगे अखिलेश संजय जी। के साथ। अभी तक तो मैं बता दूं आपको कि हम सब लोग साथ हैं और हम सब लोग जो है इस बात को लेकर के परेशान है कि किस तरीके से मोदी जी ने जो है नैतिक रूप से तो नहीं, जो उन्होंने शपथ ली है नैतिक रूप से शपथ नहीं ली उन्होंने। आपने देखा होगा जिस तरीके से चाहे चंद्रबाबू नायडू साहब हो चाहे नीतीश कुमार हो, अब जिस तरीके से छोटे छोटे घटक दलों को जोड़ करके आज 40 पार्टियों गठबंधन के साथ आज प्रधानमंत्री सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस हिला हुआ है बीजेपी के सारे नेताओं को। और आप देख लें आज के समय में संजय जी, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो खुश नहीं है और अंदर खाने तो बहुत। अभी आज आपने देखा गडकरी साहब का स्टेटमेंट कि जो पुल गिरा है वो हमारी वजह से नहीं गिरा है और नीतीश कुमार की वजह से गिरा है, ये बयान अभी आपने देखा होगा। और इसलिए अभी जो ये 6 महीने भी इनका गठबंधन जो एनडीए सरकार नहीं चला पाएगा और 6 महीने के अंदर भी आप देखते जाइए। अभी आपने जो जिक्र किया था कि बहुत सारे नेता जो है एनडीए के इधर संपर्क में हैं, तो निश्चित तौर से बीजेपी से लोग परेशान हैं। चौबे जी बैठे हुए हैं, एक मिनट, चौबे जी बैठे हुए हैं, इनके मन के अंदर भी पीड़ा है क्योंकि ये भी महंगाई से त्रस्त हैं। इनके बच्चे की भी फीस महंगी है, इनके घर में भी गैस सिलेंडर 400 की जगह 1100 रुपए का आता है। इनको भी पता है डीजल पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, इनको भी पता है गैस सिलेंडर महंगी होने जा रही है, इनको पता शिक्षा महंगी होने जा रही है। इनको भी झांसे सुनते सुनते इनके घर वाले भी सोचते होंगे कि बताओ कौन सी पार्टी के नेता हो आप जो इतनी महंगाई चरम पे कर दिया। मोदी भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बात करते थे, उसके ऊपर चर्चा भी नहीं करते अब तो। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के अब तो जय श्री राम के जय जगन्नाथ बोलने लगे हैं। ठीक है, चंद्रमोहन जी से जरा जवाब ले लेते हैं। चंद्रमोहन जी, इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य लग रहा है उत्तर प्रदेश में आपको? क्या उपचुनाव में ही सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा क्या? नहीं संजय जी, जितनी गंभीरता से और बिना हमने इंटरप्ट किए हमने बात सुना, आशा हमें भी है कि हमारी बातों को भी बिना इंटरप्ट के सुना जाएगा। हमारे चर्चा का ये नियम होता है। और संजय जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ सबका विकास की बात करती है और करती ही नहीं है, उसकी हर योजनाओं में सबका साथ सबका विकास परिलक्षित होता है, वो दिखता है। चाहे वो आवास का हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे किसानों का सम्मान निधि हो और चाहे राशन हो। अगर देखा हो तो कहीं भी हमारा ना तो जात के आधार पर हमने बात किया है, ना हमने धर्म के आधार पे कोई बात की है और ना ही हमने क्षेत्र के आधार पे। जो भी हमारी योजनाएं हैं सरकार की, वो सबका साथ सबका विकास और एक पूरे राष्ट्र के रूप में, कहीं हमने भेदभाव ना जात के आधार पर और ना क्षेत्र के आधार पर किया है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर अपने जो उत्तर प्रदेश में अभी जो आने वाले उपचुनाव की चर्चा हो रही थी, वो अपने काम के आधार पर ही, चाहे वो हमारा लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे जो है किसानों के सम्मान निधि हो, चाहे हमारे यहाँ सड़कें हो, चाहे हमारे यहाँ जो भी विकसित विकास हुए हैं, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आपको याद होगा यही 2017 से पहले की क्या स्थिति थी, पूर्वांचल का एरिया इंफ्लाइटिस से जो है पीड़ित हुआ करता था। हमेशा पेपरों की हेडिंग हुआ करती थी कितने लोग जो है जापानी बुखार से खत्म हो गए। लेकिन आज आपको हमारी सरकार की उपलब्धि है कि एक भी जापानी बुखार की बात या इंफ्लाइटिस की बात नहीं होती है। आपको याद होगा कि यही उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड हुआ करता था, जहां पर जो है रेल की बोगियों से पानी पहुंचाया जाया करता था। आज हर घर नल से जल जा रहा है और उसमें ना किसी जाति ना किसी धर्म के आधार पर। और देखिए हमारे जो सपा के भाई हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं। ठीक है, अभी उन्होंने जो है जो भ्रम का जाल, अफवाह का और झूठ का जो अफवाह फैलाया था, उससे कुछ क्षण के लिए ये उत्साहित हो सकते हैं। लेकिन देखिए बबूल के पेड़ पर जो है कभी अचानक आम अगर उग जाए तो वो जो है हमेशा उस पे आम नहीं उगता बबूल के पेड़ पर। या जो है जो भ्रम कितना भी फैलाए हो, ठीक है ये फैला लिए, लेकिन अब उसका कोई असर होने वाला नहीं है। आप अभी देखेंगे कि किस तरह से हम लोग फिर उपचुनाव में इनके झूठ का, इनके भ्रम का, इनके अफवाह का भंडाफोड़ करेंगे और फिर जनता हमारे साथ ही आएगी। और सुन लीजिए, अभी ये महंगाई की बात कर रहे थे, इनको बोलने में तनिक भी जो है अब हम क्या कहें लज्जा नहीं आ रही है कि अभी इनकी ही सरकार ने कर्नाटका में चुनाव खत्म होने के बाद 3 रुपया पेट्रोल बढ़ा दिया
और अन्य जगहों पर टैक्स लगा रही है, बढ़ा रही है। तो देखिए, ये ना तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बात कर सकते हैं, क्योंकि देश की जनता ने देखा है 2014 से पहले रोज नित घोटालों उजागर होते थे। ये देश की जनता जानती है। देश में लगातार बम फटा करते थे, ये देश की जनता जानती है। कहीं सड़कों पर, कहीं मंदिर पर, कहीं बाजारों में, और हमेशा बस या ट्रेन में लिखा होता था कि ये सामान मत छूइए अन्यथा बम फट जाएगा। तो देश की जनता ये भली भांति जान रही है। इन्होंने संविधान के नाम पर, इन्होंने आरक्षण के नाम पर लोगों को जरूर भ्रमित किया है, लेकिन ये भ्रम इनका बहुत ही शीघ्र टूटने वाला है। जी, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, जो टास्क फोर्स जमीन पर जा करके ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कहां से कैसे नुकसान हुआ। भीतरघात की बात बहुत तेज नजर आ रही है। दूसरा, आप लोग दलित और जो अति पिछड़ा वर्ग था उसका वोट रोकने में कामयाब नहीं हुए, यह दूसरा फैक्ट है। क्योंकि मायावती का जो 10% करीब जो वोट था वो इंडिया गठबंधन की ओर ट्रांसफ़र हो गया। तो ये दो बड़ी वजह रही, इन दोनों पर आप रोक नहीं पाए। बाकी भ्रम जाल ये फैलाने में कितना कामयाब हुए नहीं हुए वो तो दूर की बात है, लेकिन ये जो भीतरघात का सामना करना पड़ा उसको लेकर के क्या कुछ आगे की रणनीति आप लोगों की हो रही है? नहीं संजय जी, हम कह तो रहे कि बिल्कुल ये सच है कि इन्होंने भ्रम, अफवाह और झूठ फैलाया जिससे लोग डरे। इन्होंने ये लगातार कहते, मतलब ये अगर समाजवादी जीते, कांग्रेस जीते, इनका गठबंधन जीते तो देश में लोकतंत्र सुरक्षित, संविधान सुरक्षित, आरक्षण सुरक्षित। और आरक्षण की ये क्या बात करेंगे, 2012 का लगता है ये भूल गए हैं कि इन्होंने आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण इन्होंने छीना था। ये लोग क्या बात करेंगे, सबसे अधिक दलितों का जी सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर, जात के आधार पर देश में जो है वैमनस्य, जातवाद का जहर फैलाने का ये काम करते हैं। कुछ क्षण के लिए सफल हो गए हैं, लेकिन आप देखिएगा देश की जनता जनार्दन पुनः जो है, आज कितने लोग आपको बता दें, कई लोग हमारे जानने वाले पछता रहे हैं। उन लोगों ने कहा कि हमसे गलती हो गई थी, हम लोग अफवाह में पड़ गए थे, हम लोगों को इस प्रकार समझाया गया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, देश में लोकतंत्र हो जाएगा, अब चुनाव नहीं होगा। मतलब इस तरह की इन्होंने फर्जी बातें फैलाई थी। ठीक है, चलिए भाई चंचल जवाब दे दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, प्रवक्ताओं को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। इनके यहाँ बड़े बड़े नेता इनके बड़े बड़े प्राचीरों से झूठ बोलते हैं। विधानसभा के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 86-56 की बात कही। अगर चौबे जी अगर ईमानदारी हो तो सही बताना कि आज तक पटल पे कर पाए क्या मुख्यमंत्री जी? दूसरी बात आपने जिक्र की, लज्जा की बात कही आपने डीजल पेट्रोल को लेकर के। लज्जा और शर्म तो आप लोगों को आती नहीं है, क्योंकि आप लोग तो खुद ही बेशरम हो चुके हैं। मैं बताता हूं उदाहरण, 2014 में आप नोट करिएगा संजय जी, 2014 में डीजल और पेट्रोल के ऊपर क्रमशः तकरीबन 3 रुपए और 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी पर लीटर। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 18 घंटे मेहनत करके, हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो सीना चौड़ा करते हैं कि हमारे लिए प्रधानमंत्री 18-20 घंटे मेहनत करते हैं। क्या किया उन्होंने? 31 रुपए से लेकर 32 रुपए तक एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। बताओ चौबे जी, अगर हिम्मत है तो ईमानदारी से बात करना, जवाब देना आप। दूसरी बात कहना चाहता हूं, आपने कहा कि जो है आपने बात कही कि जो है हमने इंसेफ्लाइटी और क्या नाम आपके जो बुखार होता दिमागी, उसकी आपने बात कही। लोहिया चले जाओ बगल में भी, आप बस से बदतर हालात हैं। आपके गोरखपुर के सारे पेशेंट के लोहिया में इलाज कराते हैं। एम्स तो बना चुके हो 7-8 साल पहले ही आपने। पूरे प्रदेश में 70 मेडिकल कॉलेज बना चुके हो आप, और किसी भी मेडिकल कॉलेज में इलाज हो रहा है क्या? और यही लोहिया में संजय जी 1 रुपए की पर्ची पे सारे इलाज हुआ करते थे। आपकी सिटी स्कैन से लेके MRI से लेके सारी की सारी जांचें फ्री थी। आज अगर एक रिक्शे वाले की तबीयत खराब हो जाए तो वो उसका लोहिया में इलाज नहीं हो सकता है। ये क्या बात करेंगे? ये झांसेबाजी, जुमलेबाजी करने वाले लोग हैं ये लोग। अभी मैंने जो आपसे बात कही, आप गुमराह करने की बात कर रहे थे। जब आपका एक सांसद, बिगड़ैल सांसद फैजाबाद के चुनाव के दौरान जब ये कहता था कि संविधान को बदलने की जरूरत है, तो आपने कार्रवाई की क्या उनके खिलाफ? आपने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। तो आपका जो डबल स्टैंडर्ड चेहरा है जनता समझ चुकी है। जो 400 पार का झांसेबाजी, जुमलेबाजी आप लोग कर रहे थे, जनता बखूबी जान रही थी, उसका जवाब देने का काम किया। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सोचिए, अभी हमारे एक साथी ने मेरे को मैसेज किया था कि नौकरी को लेकर के, नियुक्ति को लेकर के, बाबा जी भर्ती निकालिए, बिन पानी सब सून, और बिना भर्ती कट गए अप्रैल मई जून।
एक भी भर्ती नहीं आ रही है। जो भर्तियां आ रही है सब खा जा रहे हैं लोग। कौन खा रहे हैं? नीट के नाम पे चौबे जी गांव चले जाओ, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे लोग आज के समय में इस बात को, जो लोग बीजेपी को वोट कर भी दिए संजय जी, वो इस बात को कोस रहे हैं कि काश अगर हमने एक बार निर्णय लेकर के इस सरकार के खिलाफ और थोड़ा बढ़ के वोट कर दिया होता तो आज मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनते। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप मुझे बताओ कि आप जो ये बात हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हो, अभी इन आरोप, आप भ्रम डालने की बात आप कर रहे थे। आप मुझे एक बात का जिक्र चौबे जी बता दीजिए, समाजवादी लोगों ने जो विकास किया है इसी लखनऊ के अंदर, आप जिले की बात ही छोड़ दो, आप इसी लखनऊ के अंदर मैं आपको काम गिना देता हूं, अगर एक काम आप बता देना, तो अगर आपके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, बाबा जी ने अगर एक भी फीता उन्होंने काटा हो जिसका शिलान्यास किया हो, जिसका उद्घाटन किया हो, आप यही शुरू करिए। आपके बगल में हाई कोर्ट की बिल्डिंग, हाईटेक बिल्डिंग है, उसी के बगल में जनेश्वर मिश्रा पार्क है, जेपीएनआईसी की बिल्डिंग है, और आप आगे बढ़ेंगे संजय जी, मेट्रो का काम है, गोमती रिवर फ्रंट है। आज लखनऊ के अंदर अगर कोई रात में घूम सकता है तो गोमती रिवर फ्रंट के किनारे घूम सकता है, वो भी बाबा जी लाइट नहीं दे पा रहे वहां पे। और आगे बढ़ोगे आप तो एशिया का सबसे बड़ा जनेश्वर मिश्रा पार्क है, उसके और आप आगे बढ़ोगे तो ट्रिपल आईटी, आपका शान-ए-अवध, प्लासियो, लुलु मॉल, हाईटेक बिल्डिंग आपकी जो है, आपकी पुलिस मुख्यालय, डायल 100 की बिल्डिंग, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, एक मिनट सुन लीजिए, स्टेडियम, उसके और आप आगे बढ़ेंगे संजय जी, अमूल का प्लांट है, पराग का प्लांट है, उसके और आप आगे बढ़ेंगे तो एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने का काम किया, 200 बेड का मास अस्पताल बनाया, लोहिया बगल में है, आंकोलॉजी भवन बनाया। उसके और आप आगे बढ़ोगे तो आपको देखोगे पीजीआई के अंदर लिवर ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग, किडनी ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग, इमरजेंसी को जो 30 बेड थी उसको 200 बेड तक बढ़ाने का काम किया। और आप आगे बढ़ लेंगे तो 100 बेड का राम सागर मिश्रा के नाम से अस्पताल, और आप लोग बंधु अस्पताल जो था आपका 100 बेड का चौबे जी, उसको 300 बेड कराने का काम किया। मैं चैलेंज करता हूं, आप मुझे बता दो कहीं आपने अगर लखनऊ के अंदर 50 बेड बनाया हो, और आपने कोई एक इंस्टीट्यूट बनाया हो, आपने कोई एक कंपनी बनाई हो, आपने कोई एक इन्वेस्टमेंट लखनऊ के अंदर लेके आए हो, आप ट्रिपल आईटी अगर आप जाते हो, किसी बगल में एचसीएल का कैंपस बना है, उसमें 11,000 एम्प्लॉय नौकरी करता है। आप लुलु मॉल चले जाओ, 6,000 लोग नौकरी करते हैं। मेदांता आप चले जाओ, वहां पे तकरीबन 11,000 लोगों को रोजगार मिला है। आप बता दो कहां रोजगार दियो? झांसेबाजी, जुमलेबाजी हम लोग, जनता जान रही है, समझ रही है। पास चलेंगे, जवाब दे दिए चंद्रमोहन जी, फिर विनय जी के पास चलेंगे। हाँ नहीं, इन्होंने बिल्कुल विकास इन्होंने किया था, हम बता रहे क्या विकास इन्होंने किया था। यही लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, आसियाना थाना, जहां पर इनके पूर्व मंत्री स्वर्गीय हो गए हैं, इनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के लोगों ने घुसकर अपराधियों को छुड़वाया था और पुलिस वालों को थाने में घुसकर मारा था। यही इन्होंने अराजकता का बढ़ावा दिया था। उत्तर प्रदेश लखनऊ, जहां पर स्टेशन, चारबाग स्टेशन के सामने इनके लोगों ने, इनके गुंडों ने पुलिस वालों को गाड़ी के बोनट पर घूमकर घुमाया था। इन्होंने वही विकास बनाया था कि उत्तर प्रदेश को जो है शिक्षा माफियाओं का अड्डा बनाया था, नकल का अड्डा बनाया था, जहां केरल से लेकर, पंजाब से लेकर और बाहर से लोग यहाँ पर आकर पास होते थे। इन्होंने अड्डा बनाया था, जमीनों पर कब्जा कराया था। आज देखिए अभी अकबर नगर तुरंत अभी खाली हो रहा है, और नहीं, चारों तरफ उत्तर प्रदेश में कितनी जमीनें कब्जा हुई थी, 43,000 से अधिक वर्ग मीटर जमीनें छुड़वाई गई हैं। इन्होंने वो बढ़ाया था, इन्होंने भ्रष्टाचारियों को, लड़के हैं लड़कों को बढ़ाया था, छेड़खानी बढ़वाया था, इन्होंने वो बढ़वाया था। यहाँ पर अपहरण, चौबे बलात्कारियों का सम्मान करने वाले भाजपाई लोग हैं। आप सम्मान समारोह करते हो बिल्किस बानो का, क्या बात करेंगे आप? बिल्कुल बीच में मत बोलिए, हमने आपके बीच में नहीं बोला था। इन्होंने बढ़ाया था, इस देश को दंगे की आग में झोंका था। आप याद कर दिए मुजफ्फरनगर का दंगा। अगर इनके मंत्री ने सचिन गौरव की बहन की जो अपनी इज्जत रक्षा करने के लिए गए थे, यदि उनको जेल में बंद ना करवाया होता, उनको न मारे गए होते, और अपराधी जो जेल में बंद थे इनके मंत्री ने न छुड़वाया होता, तो आज देश में, प्रदेश में दंगा न बना होता। चलिए ठीक है, इन लोगों ने क्या नहीं किया, आप दोनों को क्या नहीं किया, ये पूरा प्रदेश जानता है। आज ये चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, और आज भी देखिए ये सबका साथ सबका बात नहीं कर रहे। अरे एक काम तो बता दो, एक काम तो बता दो आप। एक बात दोनों सुन लीजिए, काम बताया तो दोनों प्रवक्ताओं को मैं नसीहत दे रहा हूं, मैंने खुली छूट दी, पानी जो ठीक है, जल से मैंने खुली छूट दी, आप आरोप पर लगा लो एक दूसरे पर। और यही उत्तर चौबे जी एम्स में इलाज करा रहे होंगे ना आप तो गोरखपुर में, डबल इंजन की सरकार आपकी है, बताओ आप वो आईपीडी चालू कर पाए हो क्या? चंचल और चंद्रमोहन जी, चंचल और चंद्रमोहन जी, चौबे जी सारे आगे सारे के सारे मरीज लोहिया में जाते हैं, दिल का बुखार निकाल लिए ना,
दिल का गुबार नहीं, निकालिए आप एक दूसरे कहने के जवाब के लिए। कहाँ कुछ दे भी पाई कह है? सकते सब हो, बात लेकिन पक्ष में प्रदेश बोलेंगे की बातें। जनता- भाई यही प्रदेश की नसीहत तो जनता आप भली लोगों को भांति दे रहा जान हूँ, रही है। ठीक है, आप आप बीच लोगों में को, बोल रहे हैं, भली आप भांति लोगों को मैंने प्रदेश की पूरी जनता छूट दी। जान रही है चंद्रमोहन आप लोगों जी के शांत हो कारनामों जाइए। को, क्या चौबे जी, शांत हो आप जाइए। लोगों ने किया है? जरा मुद्दे पे हम लौट आए। ये आरोप प्रत्यारोप करना तो ये डिबेट में बहुत आसान हो गया है विनय जी। जाहिर सी बात है भाई, कुछ कमियां इनकी होंगी, कुछ कमियां इनकी होंगी। बेहतर होता है मुद्दे से भटकना है तो भाई उस पर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दो। हम लोग तो चर्चा ये कर रहे हैं कि जो ये उपचुनाव होने जा रहा है उसके बाद क्या सियासी समीकरण उत्तर प्रदेश में बनने वाला है, और महाराष्ट्र और हरियाणा में जो चुनाव हो रहा है क्या वहाँ पर लोकसभा चुनाव की तरह ही भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच एक टक्कर की स्थिति देखने को मिलेगी। चर्चा का विषय ये है। गिनाएंगे तो चौबे जी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बीजेपी की ओर से आरोप ये आता है विनय जी कि सिर्फ लखनऊ से लेकर सफाई तक विकास हुआ, बाकी जगह नहीं हुआ। चंचल जी गिनाएंगे कि लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने एक ईंट नहीं रखी, बुनियाद नहीं रखी किसी विकास कार्य की। ये सब आरोप प्रत्यारोप चुनावी मंच पर ठीक लगता है। जनता ये जानना चाहती है कि आपका भावी प्लान क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी को ये समझना होगा कि भीतरघात कहाँ हुआ, कैसे इनकी हार हुई। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन अगर कोई ट्रेंड सेट कर लिया आपके सत्ता में रहते हुए तो निश्चित तौर पर आपके लिए एक बड़ी चुनौती है। विनय जी। देखिए संजय जी, आपके मैं सवाल पे आता हूँ, लेकिन दो मिनट हम और लेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे सपा के भाई ने बताया कि क्षेत्र में कोरोना को लेके बहुत ज़्यादा जो है निगेटिविटी थी। देखिए, मैं उस चीज़ को लेके ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो वो मुद्दा वहीं पे खत्म हो जाता है। अगर इसके अलावे भी कई राज्यों में चुनाव हुआ और सत्ता पब्लिक में परिवर्तन अगर हुआ। आक्रोश होता तो वो जो है कुछ सरकार कुछ ऐसा करती। दूसरी चीज़, जैसे कि हमारे मित्र ने ही बोला, चंचल जी ने, कि महंगाई से जनता परेशान है, बेरोजगारी है, बहुत सारे मुद्दे जनता के हित के उन्होंने बताए। नो डाउट वो हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, बिल्कुल। लेकिन वो कितना असर किए हैं ये इस पे ज़रूर चर्चा होनी चाहिए। क्या ये मुद्दे केवल उत्तर प्रदेश में असर किए हैं? महंगाई केवल उत्तर प्रदेश में है? बेरोजगारी केवल महाराष्ट्र में है? भुखमरी केवल जो है राजस्थान में ही है? और अगर ये 3 प्रदेश हटा दीजिए तो भाजपा कहाँ पे हारी है? हर जगह तो अच्छा किया। क्या उत्तराखंड में महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, पब्लिक वहाँ परेशान नहीं है, हिमाचल में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है? तो ये खैर ये मुद्दे हैं और इन पे चुनाव लड़ना चाहिए। मैं तो अपने मित्र से यही कहना चाहता हूँ कि जो डिबेट में आपने जितने सारे विकास के कार्य बता दिए, अगर ये पब्लिक के बीच में जाके बताते तो शायद ये 43 से और ज़्यादा सीटें आती। लेकिन वहाँ पे तो आपके तरफ से यही बताया जा रहा था कि संविधान बदल देंगे, इनको हटाओ संविधान बदल देंगे। अगर ये अपने विकास के कार्य रखते जनता के सामने तो हो सकता है 43 से 53 हो जाती। और वही मुझे लगता है विनय जी, एक और विश्लेषण आप दे दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को मैं अक्सर डिबेट में कहता हूँ कि मोदी की गारंटी ही काफ़ी था। जो एक के बाद जो सैम पैत्रोदा से लेकर के मंगलसूत्र और तमाम उलझुल मुद्दे आए, जनता ने उसको तो नकार दिया ना। इस चीज़ को लेके भी हम लोग डिबेट कर चुके हैं और मैं बोला था कि ये पहला ऐसा चुनाव है जहाँ पे हर चरण में मुद्दे बदल रहे हैं, और खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी भी जो है अपना गोल पोस्ट जो है वो चेंज कर रहे थे। हर चरण में उनके मुद्दे बदल रहे थे। वो अगर मोदी की गारंटी पे रहते या कुछ ध्रुवीकरण करने की जो कोशिश की उस पर उनको सफलता नहीं मिली। बट ये देखिए क्या है कि इलेक्शन के सब सारे दांव पेच हैं। कई बार भारतीय जनता पार्टी इसी ध्रुवीकरण के चक्कर में वो आगे निकल जाती है और कई बार जनता इस बार दांव कुछ ऐसा उल्टा बैठा तो उस पर सफलता नहीं मिली। बहरहाल अगर इसको ब्रीफली अगर देखेंगे दोनों लोग, पक्ष और विपक्ष दोनों लोग, तो दोनों को जो है समझ में आएगा। और उसी लिए मैंने बोला कि समाजवादी और कांग्रेस के लिए ये अब टफ टाइम है, क्योंकि ये फैक्ट है यूपी में जब तक 2 लड़के हैं तो उन्होंने साबित किया है कि वो थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों अलग रहे तो फिर वो खुला मैदान दे देंगे भारतीय जनता पार्टी। चंचल, चूँकि अब उपचुनाव होना है, मायावती का भी मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, खबरें आ रही हैं कि वो भाई कद्दावर प्रत्याशी उतारने के मूड में है, और जिस तरह से वो समीक्षा लगातार कर रही हैं कि वो चाहती हैं कि जो दलित वोट बैंक उनसे खिसका है एक बार फिर वो वापस आए। लेकिन इस बीच एक बयान ये भी था प्रमोद तिवारी जी का, विनय जी आपको भी याद होगा,
जिसमें वो साफ तौर से मायावती से अनुरोध करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाना चाहिए। इस पे एक चीज मैं ये बोलूँगा कि अगर ठीक है मायावती आ भी जाए, अभी सीट शेयरिंग मुझे जो लग रहा है वो टफ है। इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग जो विधानसभा चुनाव के लिए वो टफ है, क्योंकि अखिलेश यादव का ये फुल फ्लैश मैदान है और यहाँ पे वो ये नहीं चाहेंगे कि उनके उम्मीदवार इतने जगह पे जरूर लड़ें जहाँ पे वो 202 का आंकड़ा अकेले समाजवादी जीत जाए। कांग्रेस उसमें कितनी सीटें पे मान जाती है, पहली चीज ये की। दूसरी चीज ये, जब बसपा से वो गठबंधन करेंगे तो मायावती क्या वो 1-2 सीट पे मानेंगी? नहीं। अखिलेश यादव विधानसभा में मायावती के साथ नहीं जाएंगे, या वो कांग्रेस के साथ रहेंगे या बसपा के साथ। अभी फिलहाल वो कांग्रेस के साथ हैं और उनको उसमें सफलता मिली है। हमारे हिसाब से वो इस गठबंधन के साथ रहेंगे, लेकिन टफ उनके लिए यही है सीट से। चंचल जी देखिए, आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं और मैं मानता हूं कि यहाँ जो भी बयान आप देंगे वो समाजवादी पार्टी का बयान होगा, क्योंकि प्रवक्ता की हैसियत से आप। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या उपचुनाव में राहुल अखिलेश की जोड़ी कामयाब रहेगी? क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा में निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी चाहेगी कि अपना विस्तार करे और राष्ट्रीय दल की हैसियत से वो भी देश में, क्योंकि तीसरे सबसे बड़ी पार्टी हो गई है देश की, लेकिन राष्ट्रीय दल का हैसियत हासिल करने के लिए ये उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो उम्मीद ये आपको है क्या कि कांग्रेस आपके साथ वोट शेयर करें? निश्चित तौर से होना भी चाहिए, वो आप देख चुके हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे बीजेपी के कई सारे साथी ने सवाल किए, आपके दर्शकों को मैसेज जाए जरूर। इस सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं आप जवाब देता हूँ। हाँ, पहले मेरा सवाल, पहले आपका सवाल जवाब देता हूँ कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से हम लोग एकदम फुल मोड में है कि आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ा जाए और बीजेपी को जो है हराया जाए। और आप देखेंगे आने वाले समय में, चाहे वो हरियाणा हो चाहे आपका महाराष्ट्र हो, हम लोग साथ लड़ेंगे चुनाव। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता, अभी हमारे साथी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बोल रहे थे, बड़ी ईमानदारी संजय जी मैं कहता हूँ, प्रैक्टिकल में बोलता हूँ। हम लोग जब गांव में रहते थे, किसी गरीब आदमी को अगर कभी कोई अमीर आदमी परेशान करता था, थाने नहीं पहुंच पाता था। इस विजन जो दूरदर्शिता थी आदरणीय अखिलेश यादव जी की, उन्होंने कहा कि हमारे गांव का एक गरीब किसान, चाहे दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, चाहे किसी भी जाति समाज का हो, अगर एक फोन करेगा कोई समस्या होती है, उस घर पुलिस पहुंचने का काम करती है। आज आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है। चौबे जी 1090 आपने नाम शायद सुना होगा, वुमेन पावर लाइन। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, अगर किसी बहन साथ कोई घटना घटती थी उसको थाने ना जाना पड़े, क्योंकि थाने जाती थी वो तो दरोगा से लेकर पुलिस से लेकर के न जाने क्या क्या सवाल होते थे, उसकी इज्जत आबरू की बात होती, सामाजिकता उसका जो है, लोग समाज के लोग पूछ रहे कि भाई कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया, तो उसकी शादी विवाह में समस्याएं आती थी। 1090 अगर किसी कोई लेके आया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की दूरदर्शिता की सोच थी। आज वो, आप जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो ना, ये सब हाईटेक करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। आपके पास कोई काम नहीं, आप एक काम नहीं बता पाओगे कि हमने पुलिस को क्या, आपने क्या काम किया है, हमने क्या व्यवस्था दी है। और मैं दूसरी बात बताता हूं आपको, आपने जो बात कही कि कोरोना को लेकर के चुनाव, आपने बताया 2022 चुनाव हो चुका था। मैंने आपसे बताया कि जब ये कोविशील्ड का चंदा दो धंधा लो वाला नारा चला, आपने देखा होगा जिस तरीके से जब इलेक्ट्रल बॉन्ड आदरणीय प्रधानमंत्री जी के फोटो जब पहले खींचे जाते थे तो लोग सोचते फोटो के खिंचवा रहे प्रधानमंत्री कोविशील्ड वाली कंपनी के मालिक के साथ में, तो ये तो मालूम था कि वे फोटो खींच रहा है तो पैसे जरूर अंदर आ रहे हैं, तो सैकड़ों करोड़ रुपए इन लोग खा गए। अब सोचो, आपदा में अवसर कौन लिया? प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि हम आपदा में अवसर खोजते हैं, तो ये अवसर वही था कि बीजेपी का झोली भरने का काम ये लोग कर रहे थे उस समय, और ये जनता जान रही थी कि हमारे जान का सौदा कर रही बीजेपी, और सच्चाई थी यही बता दूं। आज लोग जो है ऑन द स्पॉट, नए नए नौजवान, मैं तो हम लोग गांव से बिलोंग करने वाले हैं, अभी गांव में बराबर रहते हैं। संजय जी बता दें कि सबके मन में डर है, भय इस बात को लेकर के कि जो हमने कोविशील्ड लगाई है, वो जब क्या नाम है, आपके ब्रिटेन की कोर्ट ने और कई सारे लोगों का जो बयान आए, उन सबके मन में भय है। इसको बीजेपी के लोगों को और हमारी देश के जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर से लेके सबको इस बात को क्लियरेंस देना चाहिए और क्लैरिफाई करना चाहिए, चंदा आपने क्यों खाया ये बताना चाहिए। और एक बात और जो था, जो बीजेपी हिंदुत्व एजेंडा लेकर चलती है, ये बताओ, ये स्लाटर हाउसेस चंदा खाने वाले ये लोग हैं। अरे आप हमको लज्जा की बात कर रहे थे, आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप शुरुआत ही करते हो
गौ माता की जय से शुरुआत करते हो, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी गौ सेवक की बात करते हैं। आज बता दें 10 सेकंड में आज बता दें संजय जी, आज हालत यह है, चंद्रमोहन रुक जाइए, आज हालत यह है जो गौशाला बने हैं, चौबे जी सुन लीजिए, अब पूरी बात आ जाने दो भैया, बस इसके बाद आप ही जो गौशाला बने हुए हैं उन गौशालों से गाय गायब हो रही हैं, वो गाय कौन खा रहा है, वो गाय कहां जा रही हैं, आज स्लॉटर हाउस से चंदा कौन खा रहा है, और झूठ बोलने वाले आप लोग हैं, इसका जवाब देना आप। स्लॉटर हाउस चंदा खाए कि नहीं खाया आपने, कोविशील्ड चंदा खाए कि नहीं खाया, बताइए आप। चंद्रमोहन जी का जवाब सुनिए। हाँ संजय जी, आप देख लीजिए, अभी भी ये झूठ और भ्रम फैला रहे हैं जी, अभी भी ये झूठ और भ्रम भाई फैला जवाब रहे दीजिए ना, हैं। मैं तो आपको कोविशील्ड खुद के दे रहा ऊपर हूं। बताइए, कोरोना में सबसे पूरे विश्व जब त्राहिमाम हो गया था, हमसे अधिक जिसकी स्वास्थ्य सुविधाएं हमसे अधिक थी, वो सब बर्बाद हो गए थे, वो संजय, आप सब पूछ लीजिए कोविड चंदा है कि नहीं है? टूट गए थे। मैं सवाल हमारी दूंगा। सरकार ने कितना अच्छा काम किया, हमारी सरकार ने जो हमारे यहाँ उस समय कुछ भी नहीं बनता था, ये समझ लीजिए कि कुछ भी यहाँ नहीं ना। चौबे जी सवाल नहीं समझते हो क्या आप? कुछ मेरा ये सवाल था, आपने कोविशील्ड कंपनी चंदा खाए कि नहीं खाए? झूठ नहीं बोलने दूंगा। ठीक है। नहीं, आप मुझे बताइए, आप ये बताओ, आपने स्लॉटर हाउस से चंदा खाए कि नहीं खाए, इससे जवाब दीजिए आप। संजय जी से झूठे, देखिए आप उल्टी सीधी बातें कर रही है। उल्टी सीधी जानता हूं मैं, बीजेपी के लोगों को जानता हूं, उल्टी सीधी बात करते हैं। रुक जाओ, मैं बात अरे चंद्रमोहन झूठ, जी बिल्कुल आप जिस तरह बोल रहे हो बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, ये झूठों के बताओ, स्लॉटर हाउस से चंदा खाए नहीं खाए आप? चुनाव में पूरा झूठ बोले, किसने कहा सबसे अधिक? अरे इलेक्टोरल बॉन्ड पढ़ो ना आपने, बीजेपी के इलेक्टोरल बॉन्ड को पढ़ लो, मिल जाएगा रिकॉर्ड। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इस बात को, चलो क्या बात करोगे आप? इलेक्टोरल बॉन्ड वगैरह संजय जी सब हो देखिए, गया। इस तरह डिबेट नहीं होगा। जी बोलिए बोलिए ये बीच में बोलते बोलते हम इनका बीच में नहीं जवाब नहीं दे रहे हो ना आप? चंचल बोल ले, हाँ चंद्रमोहन बोलिए। झूठ का पूरा भ्रम, इन लोगों ने इतना काम किया था, तो क्यों बार बार संविधान खत्म हो गया, आरक्षण खत्म हो गया, ये अपना काम अरे क्यों बादा नहीं करते थे? विश्वविद्यालय में नियुक्तियां की, 14 ठाकुर हो गए, 4 ब्राह्मण हो गए, क्यों नहीं संविधान खत्म हो रहा है? ठीक है। आरक्षण नहीं खा रहे हो क्या आप? एक एक करके चल संजय उनकी जी, बात आप सुनो। डिबेट में इस तरह मत बुलाइएगा। उनके बात इस सुनो। तरह नहीं, के जवाब नहीं दे रहे ना लोग सही। रखेंगे, नहीं, जवाब देंगे, बीच में उनको बोलने बोलने नहीं दो। देंगे। हाँ, ये चंद्रमोहन जी झूठे- बोलिए। एक नहीं नंबर के बोलेंगे, झूठे। अब नहीं बोलेंगे, अरे मैंने इनके मना कर काम दिया। इन्होंने कर रखा था, तो क्यों वो बार बार किताब का हाथ में संविधान लेकर घूमते थे, क्यों आरक्षण की बात करते थे, क्यों विकास की बात नहीं करते थे? ये इन्होंने अच्छा काम किया था। तो ये एक नंबर के झूठे, अफवाह फैलाने वाले, भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, और इनका भ्रम बहुत जल्द ये राम को लाए थे ना आप? रखा है, वो सब छूटेगा। अरे देखिए, राम को लाए थे ना वो? राम जी हमारे साथ हैं, देख लीजिए। हमारे साथ हैं, आप आप लाए थे जो भ्रम था आपका, और भ्रम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने खत्म करने का काम किया। आपको तो शर्म आनी चाहिए। अरे क्यों शर्म नहीं तो आपको आनी चाहिए। इन्होंने अखिलेश यादव जो क्यों नहीं गए अभी तक दर्शन करने? आपके कहने से जाएंगे हम, राम जी के दर्शन। आस्था हमारा पर्सनल विषय है, दिखावा नहीं करते मोदी जी की तरह, आप लोगों की तरह 420 नहीं करते हम लोग। क्या बात करोगे आप तो पैर छूते हुए, माता पिता पैर छूते हुए आप फोटो खिंचवाते हो। अब ये चुनावी मुद्दे से हट चुका है। चौबे जी बस इतनी बात बता दो, स्लॉटर हाउस चंदा खाए को नहीं खाए हो, अपने पिता इसका जवाब दो। आप स्लॉटर हाउस चंदा खाए को नहीं खाए हो आप? जो शाहजहां को गद्दी से अरे चौबे जी शर्म करो। ठीक है, आप दोनों की बात आ गई, दोनों की बात आ गई। आप करो, क्योंकि इशारा हो रहा है। आपको आनी चाहिए कि जो औरंगजेब की परिभाषा ठीक है, बोलते हो, ठीक है। औरंगजेब की तरह अरे आचरण- बीजेपी अब पार्टी बात यहीं तक ही जाती औरंगजेब है। तक पहुंच गए ना, जो अपने औरंगजेब हो गया। अभी देखो ब्रजभूषण सिंह नाम आया नहीं है। पूरे देश में हिंदुस्तान की छवि किसने खराब की? यहीं तक पूरे देश में भ्रष्टाचार की चर्चा होगी नहीं वक्त आगे होगी? नहीं बढ़ सकता है, वक्त आगे नहीं बढ़ सकता। चंद्रमोहन जी ठीक है, जवाब नहीं दिए चौबे जी, आप फिर से जवाब दूंगा, अगली डिबेट मिलना आप। 30 सेकंड में। अरे अब जवाब सब लोग दिया, शांत झूठे मक्कारों को रहेंगे, जवाब सब लोग दिया शांत जाता है। रहेंगे, वक्त यहीं तक इजाजत दे रहा है। चर्चा है। हाँ अभी हमारे मित्र जो बोल रहे थे कि कोरोना पे एक व्यापक जो है बहस हो सकती है। हाँ। पहली चीज तो एक ये है कि कोविशील्ड को लेके जो ये बताया जा रहा है कि वो रिएक्ट करती है, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो रिएक्ट नहीं करती है। और दूसरी चीज़ है, कोविशील्ड हिंदुस्तान में इजाद नहीं की गई थी, यहाँ पे उसका केवल प्रोडक्शन हुआ था। तीसरी चीज, 2 कंपनियां थी, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट। नहीं सवाल विनय सर, मेरा चंदा का बात था, सवाल चंदा क्यों खाई? सवाल मेरा था। दोनों कंपनियों को इसलिए टेंडर दिया गया था क्योंकि उन्होंने बिडिंग में वो चीज दी थी कि हम ज्यादा कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, जरूरत है। तिवारी समझ नहीं पा रहे, मेरा चंदा की बात थी। चल अरे अब लीजिए, आप बताओ, आपदा में अवसर ढूंढ रहे हो जो मेरा कोरोना। सिंपल ये कहना है, मेरा देखिए सिंपल संजय ये जी, कहना है, बीच में सबके बोल रहे हैं, आप ऐसे आदमी को डिबेट पर अगर बैठाएंगे तो आप दोबारा अरे डिबेट में चौबे जी मत पहली बार रखिएगा। बैठे हो, क्या डिबेट में पूछा था? चंद्रमोहन जी। नहीं तो इस तरह बीच में आप क्यों बोल रहे हो? आप बीजेपी के अपने आपके से हटा बीच दो में ना। बहरहाल वक्त यहीं तक हमें इजाजत आपके देता है। बीच में- सारे हम मेहमानों आपके का बीच बहुत में बहुत नहीं बोल शुक्रिया। रहे थे। आप- लेकिन निश्चित तौर पर
जब मुद्दे निकलते हैं तो एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है। कमियां तो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों में देखने को मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उपचुनाव निश्चित तौर पर सूबे में सियासी समीकरण को क्या उसी तरह बरकरार रखता है जैसा लोकसभा चुनाव में राहुल और अखिलेश की जोड़ी साथ नजर आई थी, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने रणनीति में सुधार करके इस चुनौती का डट कर मुकाबला करके अपने सीटों में इजाफा करने में कामयाब होगी, ये तो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता अक्षती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान,
पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी।